आप अभी तक न्यूज देख रहे हैं। आप मैं हूं आपके साथ संगीता। धौलपुर में निजी स्कूल संचालकों के संगठन स्कूल शिक्षा परिवार में जिला कलेक्टर के माध्यम से शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में शाला सम्मेलन ऐप के जरिए निजी स्कूलों की प्रस्तावित जांच प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। संगठन ने अपने ज्ञापन में बताया है कि वर्तमान में प्रदेश भर में हजारों निजी स्कूलों में लाखों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और बड़ी संख्या में शिक्षक व कर्मचारी कार्यरत हैं। संगठन का आरोप है कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी जांच संबंधी निर्देशों में कई ऐसे बिंदु हैं जो व्यवहारिक नहीं है। लोधी स्कूल शिक्षा परिवार धौलपुर, आज कलेक्टर साहब को हमने शाला सम्मेलन ऐप के विरोध में जो ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब ने हमें सकारात्मक संदेश दिया है। साथ ही साथ आईटी का भुगतान शीघ्रता से शीघ्र किया जाए और जिन बच्चों की फीस जमा हो उन्हीं की टीसी जारी करने के आदेश के लिए आज सर ने हमें बहुत आश्वस्त किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज समस्त निजी विद्यालय के संचालकों ने यहाँ जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, जिसमें हमारी मुख्यतः 3 मांगे हैं कि जो हमारे ऊपर जांचें अतिरिक्त लगा दी जाती हैं, ये नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारा जो आईटी का भुगतान है, बजट आने के बाद भी आज 1 महीना से ज्यादा बीत गया और हमें भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। तीसरी, जो हमारे नॉन आईटी के बच्चे हैं उनकी जो फीस बकाया है और ऊपर से आदेश जारी कर दिए जाते हैं कि इनको टीसी दी जाए। तो हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि जब तक नोटिस ना हो उनको उनकी टीसी नहीं दी जाए। तो नोटिस के बाद कलेक्टर साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपकी इन सभी मांगों को पूरा करेंगे। धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज में सोमवार को हुई मूसलाधार बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी। शहर में करीब 2 घंटे हुई झमाझम बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए। बारिश के चलते स्मार्ट सिटी प्रयागराज की सड़कें पानी से लबालब भर गई। सड़कों पर ऐसा नजारा दिख रहा था जैसे वो तालाब बन गई। बारिश के कई घंटे बाद तक सड़कों पर जल जमाव बना रहा। जल भराव के 4 पहिया वाहनों को तो ज्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन पैदल और 2 पहिया वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। संगम नगरी प्रयागराज में निरंजन डॉट पोल, सीएमपी धरना स्थल, चार्ज टाउन थाने के पास और बेहराना में जल भराव देखने को मिला। कई लोग जल भराव में गिरने से चोटिल भी हो गए। ये बीजेपी की सरकार पूरा उखड़ गया एक ही लहर में। पहली ही बारिश में जिस तरीके से पानी भर गया। आप इधर क्या देख रहे हैं? उस साइड जाइए, आपको दिखाएं। केपी से लेके यहाँ तक चौराहे तक पूरा एकदम लग रहा है कि नदी बना पड़ा है। तो लग रहा है कि कार की जगह बोट लेके निकलते तो ज्यादा अच्छा था। बोट लेके निकले वो ज्यादा सही है, क्योंकि कार खुद बोट बन जा रही है। तो इस पानी में कोई परेशानी, गाड़ी को परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। गाड़ी नीचे से लग गई। एक तो तेल की जगह गन्ने का जूस आ रहा है, गाड़ी में कोई पावर ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशुमान सिंह है। अब इसको तत्काल बनवाया जाए। तो जो पानी लग रहा है इस वजह से क्या ड्राइविंग में क्या परेशानी आ रही है? अब ड्राइविंग में चक्का डूब जा रहा है, ड्राइवर को परेशानी हो रही है। काफी लंबा पानी जमा हुआ। हाँ, लंबा पानी जमा। तो सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से मांग है कि भाई नाला ओला साफ करवाए, पानी बाहर निकल जाए। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अक्षय है। सर, आप गाड़ी को पुश करते हुए लेके आ रहे हैं, बरसात की वजह से गाड़ी जब जमा हो गया, पानी भर गया सड़कों पर, जिससे आपकी बाइक भी बिगड़ गई है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, यहाँ पे जो मैंने देखा है, यहाँ पे पहले रोड का निर्माण होता है, फिर गड्ढे खुदते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। पहले वो चीज़ों को ध्यान दे के पहले जो गड्ढे कर रहे हैं, पहले गड्ढे करने के बाद सड़क का निर्माण किया जाए, जिससे वेस्टेज कम। तो जो पानी भर जाए अब तो आप लोगों को परेशानी हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है। अभी कुछ करते हुए ले जाना पड़ रहा है। मिस्त्री के आ जाएंगे, दिखवाएंगे क्या दिक्कत है। क्या नाम है आपका? हरिओम मिश्रा नाम है मेरा। बरसात के बाद अभी ये सड़कों पर पानी भर गया है, आप लोगों को किस तरह की परेशानियाँ हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। अब घर जाने में दिक्कत ही हो रही है। अब आपका घर इसी रोड पर है? हाँ, इसी रोड पे है। मेडिकल चौराहे पे जाना है, इतना सारा पानी भर चुका है। इतने पानी है। अब कैसे घर वालों को आपने खबर किया, परेशानी चिंता कर रहे हैं? हाँ, अब रिक्शा करेंगे, रिक्शा से जाना पड़ेगा, पैदल तो जा नहीं पाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिया सिंह है।
खबर धामपुर से है, जहां पर क्षेत्र में एक 13 वर्षीय नाबालिग किशोरी से कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस को एक रिश्तेदार के खिलाफ नामजद तहरीर दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार आरोपी अनुज, जो 25 साल का है, निवासी ग्राम कीरतपुर, थाना नगीना देहात पर आरोप है कि उसने अपने ही सगे मामा की 13 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता ने परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। थाना क्षेत्र धामपुर के ग्राम गूंगा नगला से एक व्यक्ति के द्वारा एक तहरीर दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ उसके भांजे के द्वारा गलत कार्य किया गया है। इस तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए पीड़िता का तत्काल मेडिकल करा लिया गया है तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है। शेष अन्य विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा रही है। आपके परिवार में एक बच्ची के साथ रेप हुआ है, क्या है पूरा मामला? रेप है जी। वो भांजा हमारा आया हुआ था यहाँ, हमने 2 दिन बुलाया था अपने, मैंने वहाँ सोया, उधर सो गया। एक दिन सोया, दूसरे दिन ये ऐसा कांड हो गया। लड़की कह रही है, लड़की का अभी जब मेडिकल से पता चला क्या है क्या नहीं है। बच्चा ही है जी। कब की घटना है? ये परसों की है जी, रात की। अच्छा, इसके बाद पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कार्रवाई कर रही है। आ गई, हमें तभी डाल रखी, तुम लागत हो से कहीं भी ढूंढ के, कभी छोटे लड़के को ले जा, कभी पिछले लड़के को ले जा रहा रोज। रात भी 11 बजे आगे पुलिस वाला है, 11:30 बजे। मतलब आप ही पीड़ित हैं और आप ही को पुलिस परेशान? हाँ, हमें परेशान कर रही है। ये बच्ची कौन है आपकी, क्या लगती है? भतीजी लगती है मेरी। और जो आरोपी है वो कौन लगता है? वो भांजा लगता है। तो इसमें फिर आपके बच्चों को पुलिस क्यों परेशान कर रही है? परेशान नहीं कर रही, तुम लाओ ढूंढ के, तुम्हारे घर आया हुआ था, आप लाओ ढूंढ के। पुलिस खुद कुछ नहीं कर रही ना, साथ में जाती है। हमें घर जगह बताओ, कहाँ बताओ, हम जगह जाने कहाँ है। आपके बच्चों को कितनी बार ले गई? किसके? हमारे बच्चों को 2 बार ले गई। अभी कहाँ पे हैं बच्चे? बच्चा एक तो उनके साथ ही, पुलिस वालों के घरों के साथ। खाना पीना खाया उसने बच्चे ने? नहीं, सुबह ले गए थे, कुछ नहीं खाया था, नहा धो लिया था जब भी ले गए। क्या कहना चाहोगे इस तरह से पुलिस परेशान कर रही है? पुलिस परेशान कर रही है, ये पुलिस वालों का काम है, हमारा थोड़ी है ढूंढने का। हम तो मजदूर आदमी है, मजदूरी करते हैं, अपना पेट पालते हैं बच्चों का। ये है खबर जोधपुर से, जहां पर सीसी सड़क निर्माण कार्यों में अनियमितता एवं घटिया निर्माण क्षेत्रवासियों एवं जनप्रतिनिधियों में आक्रोश। फर्म का ठेका रद्द कर ब्लैक लिस्ट कर कराई गई मांग। घटिया निर्माण पर क्षेत्रवासियों ने मचाया हंगामा। क्षेत्रवासियों ने रुकवाया काम। रणधीर कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा झालामंड चौराहा, नवदुर्गा कॉलोनी, वार्ड नंबर 52 में चल रहे विकास कार्यों का जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली के निर्देश पर निरीक्षण करने पहुंचे भाजपा नेता अशोक झालामंड एवं सुरेश नागौरी ने सीसी सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता मौके पर पाई गई। सीसी सड़क निर्माण में धूल मिट्टी के साथ बिना पीसीसी किए, बिना किसी एवं बिना पानी डाले मात्र 3 इंच सीसी की जा रही थी, जिसको लेकर रणधीर कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार विक्रम सिंह बिश्नोई को इस हेतु निर्देशित किया गया। घटिया निर्माण किए जाने पर फर्म के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये नवदुर्गा 52 का एरिया है, झालामंड चौराहा है। ये 3-3 इंच माल डाल रहे हैं। रणधीर कंस्ट्रक्शन विक्रम जी की कंपनी है। भारतीय रेल की सबसे बड़ी चुनौती है कि यात्रियों की सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए भारतीय रेल की उत्तर मध्य डिवीजन के प्रयागराज एक्सप्रेस में 42 साल से यात्रियों की सेवा करने का प्रण ले रखा है। 14 जुलाई 1983 को यह ट्रेन पहली बार प्रयागराज, उसी वक्त के इलाहाबाद जंक्शन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म से 14 डब्बों के साथ रवाना हुई और रोज प्रतिदिन वो अपनी यह सेवा पिछले 42 सालों से लगातार चला रखी है। इस समय के चलते और बढ़ती हुई यात्रियों की संख्या को लेकर इस ट्रेन में भी कई परिवर्तन हुए। फिर 21 और उसके बाद 27 सितंबर तक इस ट्रेन का विकास हुआ। कोविड काल में इस ट्रेन से कुछ डिब्बे हटाए गए। कालांतर में इस ट्रेन की डिमांड और यात्री परिसेवा को देखते हुए वापस इस 24 डिब्बे की रेट प्रदान की गई, जो कि रेलवे इतिहास के कुछ सबसे लंबे यात्री परिसेवा करने वाली ट्रेनों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। आज एसएसबी कोच की सहायता से यह ट्रेन निरंतर यात्री परिसेवा दे रही है और उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज डिवीजन को सबसे अधिक आय करने वाली ट्रेनों में तब्दील कर दिया है। रेलवे की जाति परिसेवा श्रेणी के दाता पर नजर रखे तो प्रतिमाह यह ट्रेन लगभग 2.25 करोड़ रुपए की आय करती है।
जिसमें यात्री माल भाड़ा के साथ साथ कमर्शियल गुड सर्विस की 16 टन के 2 सेक्शन की सहायता से कमाई की जाती है, जो अपने आप में आश्चर्य की बात है, क्योंकि न केवल यात्री वर्णन कमर्शियल गुड्स की सहायता से कमाने का जरिया भारतीय रेल की कुछ ही ट्रेन की सहायता से होता है। अपने 697 किलोमीटर की इस यात्रा में यह एक मील का पत्थर है। मैम 42 इयर्स इस ट्रेन में आपने कंप्लीट कर लिए हैं और लगातार ये ट्रेन एक वीवीआईपी ट्रेन के रूप में देखी जाती है। इसमें आप लोग जर्नी करते हो, कैसा लगता है आपको और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट आप और देखना चाहोगे? प्रयागराज तो जैसे कि काफी पुरानी आप बता ही रहे हैं 42 ईयर्स से, तो मेरे भी जितने नोन है मोस्टली वो उन्होंने भी प्रयागराज ही रिकमेंड किया है। थोड़ा सा मेरे ख्याल से कि सफाई को लेकर के थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर कंपेयर करा जाए हमसफर ट्रेन से तो ऐसा मतलब मुझे लगता है पर्सनली कि कंपैरेटिवली टू दैट ट्रेन हाइजीन का थोड़ा सा इशू है थर्ड एसी और स्लीपर क्लासेस के लिए। ट्रेन की टाइमिंग को लेकर बाकी टाइमिंग सही है, बस वही है कि ठंड में फॉग वॉक की वजह जैसे कि रेगुलर सारी ट्रेनें लेट होती है, वैसे ये भी होती है। बाकी एवरीथिंग इज गुड, मतलब ट्रेन इतने टाइम से बहुत ही अच्छा कर रही है। आप इसमें इस ट्रेन पे आगे भी रिलाई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट रिलायबल। परिचय बताना। मैं दिया सिंह हूँ और मैं प्रयागराज से ही रहती हूँ, बट मैं जॉब कर रही हूँ गुड़गांव में, तो यूजुअली आना जाना होता रहता है, कभी प्रयागराज कभी हमसफर, बट मोस्टली प्रयागराज एक्सप्रेस ही आना जाना होता है। तो मेरी तरफ से 10 on 10 है। थोड़ा बहुत अगर हाइजीन को लेकर इम्प्रूवमेंट हो जाए, टॉयलेट्स को लेकर थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो जाए तो सही रहेगा। मैम 42 इयर्स इस ट्रेन में आपने कंप्लीट कर लिए हैं और लगातार ये ट्रेन एक वीवीआईपी ट्रेन के रूप में देखी जाती है। इसमें आप लोग जर्नी करते हो, कैसा लगता है आपको और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट आप और देखना चाहोगे? प्रयागराज तो जैसे कि काफी पुरानी आप बता ही रहे हैं 42 ईयर्स से, तो मेरे भी जितने नोन है मोस्टली वो उन्होंने भी प्रयागराज ही रिकमेंड किया है। थोड़ा सा मेरे ख्याल से कि सफाई को लेकर के थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर कंपेयर करा जाए हमसफर ट्रेन से तो ऐसा मतलब मुझे लगता है पर्सनली कि कंपैरेटिवली टू दैट ट्रेन हाइजीन का थोड़ा सा इशू है थर्ड एसी और स्लीपर क्लासेस के लिए। ट्रेन की टाइमिंग को लेकर बाकी टाइमिंग सही है, बस वही है कि ठंड में फॉग वॉक की वजह जैसे कि रेगुलर सारी ट्रेनें लेट होती है, वैसे ये भी होती है। बाकी एवरीथिंग इज गुड, मतलब ट्रेन इतने टाइम से बहुत ही अच्छा कर रही है। आप इसमें इस ट्रेन पे आगे भी रिलाई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट रिलायबल। परिचय बताना। मैं दिया सिंह हूँ और मैं प्रयागराज से ही रहती हूँ, बट मैं जॉब कर रही हूँ गुड़गांव में, तो यूजुअली आना जाना होता रहता है, कभी प्रयागराज कभी हमसफर, बट मोस्टली प्रयागराज एक्सप्रेस ही आना जाना होता है। तो मेरी तरफ से 10 on 10 है। थोड़ा बहुत अगर हाइजीन को लेकर इम्प्रूवमेंट हो जाए, टॉयलेट्स को लेकर थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो जाए तो सही रहेगा। प्रयागराज एक्सप्रेस की जो विकास की कहानी है वो अपने आप में रेलवे का विकास और प्रयागराज का विकास उससे बड़ी करस्पॉन्ड करती है। हम लोगों के लिए बहुत ये फख्र की बात है कि प्रयागराज एक्सप्रेस के 42 साल पूरे हो चुके हैं। 16 जुलाई 1984 को प्रयागराज एक्सप्रेस का इनॉग्रल रन हुआ था। उसके बाद इसने एक, अगर मैं कहूँ तो खुद इस ट्रेन ने एक लंबा सफ़र तय किया है। पहले ये 17 कोचेस से स्टार्ट हुई थी, उसके बाद इसमें 21 कोचेस कर दिए गए, उसके बाद इसमें ICF कोच करे गए और ये 24 कोचेस की ट्रेन हो गई। उस समय ये अपने ज़माने की सबसे लंबी ट्रेन हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे रेलवे सुरक्षा, रेलवे सेफ्टी बढ़ाई गई, जिसमें LHB कोचेस का इंट्रोडक्शन हुआ, तो प्रयागराज एक्सप्रेस को LHB कर दिया गया। LHB जब ये करा गया उस समय ये 23 कोचेस से चलती थी। उसके बाद दर्शकों की मांग को देखते हुए इसको फिर से 24 कोचेस कर दिया गया और ये दोबारा से एक बार पुनः देश की सबसे लंबी ट्रेन बन गई। अगर मैं बात करूं लोगों की पसंद की, तो प्रयागराज एक्सप्रेस, चाहे वो प्रयागराज का व्यवसायी हो, चाहे वो टूरिस्ट हो, चाहे वो यहाँ के आला ऑफिसर्स हो, यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय भी यही मौजूद है, वहाँ के माननीय न्यायमूर्ति हों, रेलवेज़ के बड़े ऑफिसर्स हों, उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े ऑफिसर्स हों, माननीय जनप्रतिनिधिगण हों, सांसदगण हों, माननीय विधायकगण हों, उन सब की ये पहली पसंद होती है। इसका टाइम इस तरह का है कि ये रात को 22:10 पर यहाँ से चलती है और सुबह सवेरे दिल्ली पहुँचा देती है। वहाँ पर लोग अपना दिन भर की दिनचर्या करके, अपने ऑफिस का काम पूरा करके और रात को प्रेफर करते हैं कि प्रयागराज एक्सप्रेस से ही वापस वो प्रयागराज आ जाते हैं। तो निश्चित तौर पर ये सभी वर्गों की एक बहुत ही पसंदीदा, बहुत ही चहेती ट्रेन है और
अगर मैं बात करूं इसकी ऑक्यूपेंसी की, तो जब से ये शुरू हुई है तब से अब तक ऑलमोस्ट इसकी 100% ऑक्यूपेंसी, बल्कि 100% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी इसकी रहती है। और इसकी देखा देखी बहुत जनता की मांग पर हमने एक अभी हाल ही में मई के फर्स्ट वीक में हमने एक 02417 नाम से एक दूसरी ट्रेन शुरू करी है। इसका नंबर 12417 और 12418 है। एक दूसरी ट्रेन 02417 02418 नाम से हमने शुरू करी है, जो कि इसके जस्ट आगे आगे जाती है और वो प्रयागराज से दादरी तक जाती है, और उसकी भी बहुत अधिक डिमांड हो गई है और वो भी अपनी पूरी 100% ऑक्यूपेंसी पे चल रही है। अगर देखा जाए तो ये ट्रेन जो हमारे एनसीआर की अधिकतम गति है वो 130 किलोमीटर पर आवर है, और अभी भी ये 130 kmph पे ट्रेन चलती है। और इस ट्रैक का उन्नयन किया जा रहा है। ये मिशन रफ्तार के तहत दिल्ली हावड़ा जो ट्रैक है वो 160 kmph तक लेके जाया जा रहा है। तो जैसे जैसे ट्रैक बढ़ेगा, जैसे जैसे मिशन रफ्तार पाएगा, और जैसे ही ये ट्रैक 160 kmph के लिए फिट हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे जो अभी ट्रेन चल रही हैं इंक्लूडिंग प्रयागराज एक्सप्रेस, वो भी हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले भविष्य में 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अपने यात्रियों को सुरक्षित जर्नी का अनुभव कराएगी। वीवीआईपी ट्रेन है। एक जो चीज आपने कही कि वीवीआईपी ट्रेन है, जैसा कि मैंने बताया कि हर किस्म के